गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे सभी लोग, बहुत मस्त पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। चलो भाई, वॉइस हम पढ़ा रहे थे, कल बेसिक बेसिक बातें बताई थी, आज फिर से हम बेसिक बेसिक बातें ही बताएंगे। मतलब आज फिर से नहीं, आज भी बेसिक बातें बताएंगे। 2 क्लासेस हर चैप्टर में बेसिक होनी चाहिए और उसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस वाला पार्ट और थोड़ी सी एडवांस्ड चीजें भी करेंगे। ठीक है? चलो भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले जस्ट हमने लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठीक है? वॉइस हमने बताया था कि वॉइस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हम जब सेंटेंस को देखते हैं तो कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से और वर्ब से मिलके बनता है। वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन। अब एक्शन में हमें 2 चीजें देखनी होती है कि एक्शन करने वाला कौन है, यानी कि डूअर कौन है, और दूसरी चीज उस एक्शन से प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यानी कि उस एक्शन का रेसिपिएंट कौन है। ठीक है? उस एक्शन का रेसिपिएंट कौन है। और जो उस एक्शन को करने वाला है, अगर वो सब्जेक्ट है तो हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, और जिस जो बंदा उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है अगर वो सब्जेक्ट है तो हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। ठीक है? आ जाओ भाई, ये बेसिक सी बात बताई थी। उसके बाद में आपको बताया था, ये एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे कि यहाँ पे काम किया किसने, करने वाला कौन है, राहुल। डूअर यानी कि राहुल है, तो इसका मतलब है ये एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे बताया कि काम ने कुछ किया नहीं है, काम हुआ है, यानी कि जो डूअर है वो पर्सन आपका राहुल इधर है, वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपका डूअर जो है वो सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे केस में पैसिव वॉइस आता है। ठीक है? आगे हमने देखा मोहित हिट रोहित। इसमें मोहित ने कुछ किया, तो ये भी बेसिकली क्या है, डूअर है। डूअर है तो ये एक्टिव है। यहां पर रोहित ने कुछ नहीं किया, करने वाला मोहित है, तो डूअर अब की बार सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव है। यही बताया था। उसके बाद में डूअर क्या होता है ये भी समझाया था मैंने एक स्लाइड में, वो यहाँ पे था कि डूअर का मतलब यहाँ पे समझाया था, जैसे सिंग गाना तो सिंगर गाने वाला, टीच पढ़ना तो टीचर पढ़ाने वाला, डू करना तो डूअर मतलब करने वाला, कोई काम जो करता है वो। ठीक है? स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है क्या?
स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताना एक बार। क्या दिक्कत आ रही है? सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन झप झप कर रहा है, कुछ कह रहे हैं पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बता दो। चलो अब सही है, पहले की थी ये बात है। चलो अब सही है, आ जाओ भाई। उसके बाद में आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट डूअर होगा तो एक्शन हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, जब सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होगा तो पैसिव वॉइस लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बी का मतलब है प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इज, एम, आर। अगर पास्ट में बात करें तो वॉज, वर। अगर किसी मॉडल के साथ में बात करें तो बी खुद ही आता है, ये फ्यूचर दिखा रहा है। कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो बी की फॉर्म बीइंग होती है, और परफेक्ट अगर होगा तो बी की फॉर्म बीन आती है। तो ये आपको बताया था। आ जाओ भाई, ठीक है। हम पैसिव क्यों लगाते हैं, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके लिख देता हूं कि हम पैसिव आखिरकार यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं वाई पैसिव। पैसिव क्यों लगाना चाहिए, क्यों लगाते हैं? वाई पैसिव तो इसलिए लगाते हैं, ये समझाया था। उसके बाद में आपको भाई ये सारे स्ट्रक्चर से समझाए थे कि कौन से टेंस का पैसिव हम किस तरीके से बनाते हैं। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज आपसे बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। भाई देखो, बहुत सिंपल सी आपको बात बताता हूं। एग्जाम में एक सेंटेंस आपको दिया होता है, ठीक है, क्या दिया होता है, एक सेंटेंस देते हैं, और वो सेंटेंस अगर एक्टिव में है, अगर वो सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है, तो उसके चार ऑप्शन दिए गए होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों में से आपको पैसिव वॉइस चूज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपके एग्जाम में एक्टिव सेंटेंस दिया है तो आपको पैसिव वॉइस बताना है, और अगर आपके एग्जाम में जो सेंटेंस ओरिजिनल वॉइस में, जो ओरिजिनल सेंटेंस है, अगर वो पैसिव में दिया है, किस में दिया है भाई, पैसिव में, तो चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, 1, 2, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, इन चारों में से आपको एक्टिव सेंटेंस, जो सही एक्टिव सेंटेंस हो, वो बनाना है। तो बेसिक बात क्या होती है, हमें सेंटेंस गिवन होता है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। क्या ध्यान रखना है, पैसिव गिवन होता है और उस मतलब एक्टिव गिवन होता है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, या फिर पैसिव गिवन होता है और उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है मिस्टर बीन भाई, इस वीक से शायद सारा शेड्यूल सही बन जाए। मॉर्निंग की कुछ क्लासेस डिस्टर्ब चल रही हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून हो जाएंगे सब, अब की बार से हो जाएंगे। थोड़ा सा शेड्यूल में गड़बड़ हो गई, नहीं तो कोई रीजन नहीं है क्लास ना लेने का। तो मे बी इस वीक तक की थी, विक्रम सर ने अपने बर्थडे तक के लिए बोला था, तो कल विक्रम सर का बर्थडे है, आप सभी लोगों को भी लाइव आना है रात को 8:30 बजे। ठीक है, तो तब तक के लिए उन्होंने बोला था मॉर्निंग का शेड्यूल, तो मॉर्निंग का जैसे ही शेड्यूल मुझे मिल जाएगा मैं सीधा क्लासेस शुरू कर दूंगा मॉर्निंग वाली। ठीक है, नहीं तो मैं वैसे ही सिंसियर ही हूँ, अभी भी सिंसियर ही हूँ, मैं क्लासेस टाइम पे लेना ही प्रेफर करता हूँ। स्क्रीन अभी भी दिक्कत दे रही है ना। स्क्रीन दिक्कत कर रही है ना। ये ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा।
अब ठीक चल रही है। एक सेकंड रुक जाओ। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो एडजस्ट कर लो आप लोग अभी अभी के लिए बस। तो बेसिकली देखो हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना है। तो देखिएगा भाई, हम अगर सेंटेंस एक लिखें तो हम मान के चलते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में वर्ब होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अलावा जो भी होगा वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये मान लो आपका कैसा सेंटेंस है, एक्टिव। अब भाई जब इसको पैसिव में आप कन्वर्ट करोगे तो देखो आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान देना भाई मेरी बात में। ये जो ऑब्जेक्ट है ना दोस्त, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के आपको यहां लेके आना है और इसको कन्वर्ट कर देना है आपको किसमें, सब्जेक्ट में। ठीक है, नया सब्जेक्ट नहीं लिखना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। और ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्त, इसको हम बाद में लेके जाएंगे। प्लस में ये जो वर्ब है, इसी वर्ब को सीधे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देना है। कल बताया था ना बी प्लस बी थ्री कैसे लिखते हैं, सारे टेंस की समझाई थी आप लोगों को। तो बी प्लस बी थ्री में लिख देना है और फिर जो भी सेंटेंस में था वो लिख देना है। और अंत में सामान्यतः हम क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट था इसको बाई लिखेंगे, प्लस में इसी को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में। क्योंकि देखो बाई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बाई एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बाई प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बात इतनी क्लियर है भाई? ठीक है, इस तरीके से हम आपका पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इनवाइटेड मोहन। राम इनवाइटेड मोहन। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, कैसे चेंज करते हैं देखो भाई। यहां पे राम क्या है, सब्जेक्ट, इनवाइटेड क्या है भाई, वर्ब। ठीक है, और ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, इसको ही पैसिव बोलेंगे, है ना, पैसिव। ठीक है, वर्ब और मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, मोहन को यहां पे सब्जेक्ट बना देंगे तो मोहन आ गया। ठीक है भाई, इनवाइटेड पास्ट है, V2 है, V2 को B प्लस V3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, B की हमें सेकंड फॉर्म चाहिए होगी। B की सेकंड फॉर्म क्या होती है, B की सेकंड फॉर्म आपकी होती है वॉज या वर। मोहन के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो मोहन वॉज, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही होती है, तो मोहन वॉज इनवाइटेड बाय राम। मोहन वॉज इनवाइटेड बाय राम। ये आपका करेक्ट पैसिव बन जाएगा, ये आपका करेक्ट पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आते हैं जो आपको चेंज करने के लिए बेसिकली आते हैं। जो चेंज करवाने के क्वेश्चंस होते हैं यही आते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा, लाइक मैंने एक सेंटेंस लिखा, रुपेश इज राइटिंग अ बुक। रुपेश इज राइटिंग अ बुक। अब इसको भाई पैसिव में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, करके बताओ जल्दी से। बहुत आसान है, देखो भाई, रुपेश सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ बुक को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो अ बुक। अब भाई इज को तो इज रहने देते हैं, इज,
आईएनजी वर्ब को पैसिव में बदलना है। पैसिव में बदलना है मतलब बी प्लस V3, और यहाँ पे आईएनजी है तो बी को किस में लिख देंगे, आईएनजी में। तो बी की आईएनजी क्या होती है भाई, बीइंग। और राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। और फिर बाई लगा देंगे, और किसके द्वारा लिखी जा रही है, तो ये रूपेश के द्वारा लिखी जा रही है, तो रूपेश आपका लास्ट में आ जाएगा, रूपेश आपका लास्ट में आ जाएगा। A book is being written by रूपेश। A book is being written by रूपेश। इस तरीके से आपका ये पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। भाई देखो, मैंने जो बहुत बेसिक बेसिक बातें बताई हैं, अगर इनमें आप किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। मैं आपको लिखाऊंगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो भाई, सबसे पहले जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों से एक गलती होती है कि वो पैसिव बनाते समय टेंस चेंज कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस था ना तो हमने कॉन्टिन्यूअस ही रखा है। यहाँ पे अगर पास्ट का इंडेफिनिट था तो पास्ट का इंडेफिनिट ही रखा है। तो सबसे पहली बात यह है, डोंट चेंज द टेंस। डोंट चेंज द टेंस। टेंस को चेंज नहीं करना है, सबसे पहला पॉइंट। टेंस को चेंज नहीं करना है, ठीक है। डोंट चेंज द टेंस, टेंस को चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि भाई अब टेंस को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ बच्चों को क्या लगता है, जैसे नरेशन जब हम पढ़ते हैं ना, अगला चैप्टर नरेशन हम पढ़ेंगे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देंगे, टुडे को दिस डे में बदल देंगे, ठीक है, और आपका दैट डे में बदल देंगे। उसके अलावा नाउ को देन में बदल देंगे, दिस को दैट में बदल देंगे, ऐसा काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डोंट चेंज एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को नहीं बदलना है। डोंट चेंज एडवर्ब्स एंड प्रोनाउन डिटर्मिनर्स। ना प्रोनाउन को बदलना है, ना ही डिटर्मिनर्स को। कौन से प्रोनाउन, कौन से डिटर्मिनर्स, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे अक्सर करके आपसे क्या गलती होगी, आप टुमारो को बदलोगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में नहीं बदलना है, द फॉलोइंग डे। ये चेंज आपको नहीं करना है, ये आपको क्लियर क्लियर में बता रहा हूं। ऐसे ही दिस को दैट में नहीं बदलना है, ये सब नरेशन में होता है, और ये गलती अक्सर करके स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसकी ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, बेटा एक बात बता शुभम दफादार, डोंट चेंज द टेंस। अरे बदतमीज, इसको मैं हिंदी में ये लिखूं कि टेंस मत बदलो? क्या आपको चेंज का मतलब नहीं पता? हम हिंदी में सारा दिन, आपके घर में ना ये कम लोग कहते होंगे कपड़े बदल लो, आप कहते हैं चेंज कर लो। बदलना शब्द आज की डेट में कम यूज करते हैं लोग, चेंज ज्यादा यूज करते हैं। हिंदी बोलते टाइम भी हम हिंदी में भी ऐसे बोल रहे होते हैं कि यार थोड़ा चेंज करो, नहीं कहते? तो चेंज कोई ऐसा वर्ड आ गया इसमें। और भाई टेंस को तो मैं हिंदी में भी टेंस ही लिखूंगा और इंग्लिश में भी टेंस लिखूंगा, ये तो नहीं लिखूंगा कि काल को मत बदलो, नहीं। तो आपको सच में लगता है कि इसको मुझे हिंदी में लिखना चाहिए? जस्ट इसीलिए कि आप अपने माइंड में बिठा के बैठे हैं कि आपको हिंदी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। इसीलिए आप नहीं समझ पाते, इसीलिए आप नहीं पढ़ पाते हैं। हो सकता है मेरी बात कड़वी हो, अगर मेरी बात कड़वी है तो भाई मैं तो कहूंगा कड़वी बात, अगर ये कड़वी है तो मैं आपको मीठी मीठी बातें कह के मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। सीधी बात, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे हिंदी, पर मैं नहीं लिखूंगा।
डोंट चेंज। अब भाई चेंज शब्द को मैं बदलाव लिखूं यहाँ पे, तो फिर एडवर्ब को मैं क्या क्रिया विशेषण लिखूं? कमाल की बात करते हो यार। दूसरे वाले में क्या एडवर्ब को क्रिया विशेषण लिखूंगा या प्रोनाउन को सर्वनाम लिखूंगा? नहीं लिखूंगा भाई, वहां भी प्रोनाउन रहेगा, वहां भी एडवर्ब रहेगा। ये हिंदी ना पहले तो दिमाग से निकाल दो। इंग्लिश पढ़ने आए हो, इंग्लिश पढ़ो तो ही सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। जब तक इंग्लिश में नहीं सीखना चाहोगे ना तब तक नहीं सीख पाओगे। और इतने कमेंट आते हैं ना, कई बार मेरा मन भी होता है कि ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कर दूं, लेकिन एक कमेंट धड़ 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 को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, फिर जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं वो छूट जाते हैं। फिर मेरा ना मजबूर हो जाता हूँ सुनाने को। नहीं, मन तो कई बार ऐसा होता है सुनाऊंगी नहीं, चल छोड़ अपना पढ़ाते रहता हूँ, फोर्स कर देते हो। लेकिन आ जाओ भाई, तो टेंस चेंज नहीं करना है। दूसरा, आपको चेंज नहीं करना होता है एडवर्ब को, प्रोनाउन को, डिटरमिनर को, इन सबको। ठीक है, अब आपको चेंज क्या करना होता है भाई? जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट का जो केस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। तो मैं सिंपल वर्ड लिख रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव केस जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस को हमें किसमें चेंज करना है? नॉमिनेटिव केस में लेके आना होता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये बताता हूं। नॉमिनेटिव केस, इसका एग्जांपल देता हूं, ये आपको चेंज करना चाहिए। ऑब्जेक्ट को आप किसमें ले जाओगे? नॉमिनेटिव केस में ले जाओगे। जैसे मैंने लिखा राहुल इनवाइटेड हर, राहुल इनवाइटेड हर। अब देखो, इसका लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है, कोई अलग नहीं है। हर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनमें केस होते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा नॉमिनेटिव। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हमें किसमें बदलना पड़ेगा? नॉमिनेटिव केस में। और हर को हमें सी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सी। तो सी वॉज इनवाइटेड, सी वॉज इनवाइटेड बाई राहुल, सी वॉज इनवाइटेड बाई राहुल। ऐसे ही सेम अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, तो चौथा पॉइंट, अगर सब्जेक्ट में क्या आ जाए? नॉमिनेटिव केस आ जाए, तो नॉमिनेटिव केस को हमें बाई के बाद में किस में बदल देना है? ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना चाहिए। नॉमिनेटिव केस को किस में बदल देना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मैंने लिखा ही wrote a book। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे चेंज करके, तो पैसिव बनेगा अ बुक। बना वही, साथ साथ में पैसिव बनाना आप भी। रोट है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को ले जाएंगे तो वॉज पर आ जाएगा, वॉज रिटन बाई। अब बाई ही नहीं लिख सकते, बाई हिम लिखना पड़ेगा, क्योंकि केस आपको चेंज करना पड़ता है। तो आपको जो केस होता है ना वो चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन आप कभी भी टाइम वगैरह चेंज नहीं करोगे। तो टाइम एंड टेंस नहीं चेंज करोगे, बाकी इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बाई हिम लिख देंगे, बाई हिम। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दो तीन चीजें हैं, इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में इनमें भी जाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही नहीं, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं। अब मैं आपको जितने जो टेंस चेंज करना, मैंने मतलब टेंस में कैसे कैसे पैसिव बनाते हैं, तो लगभग हर टेंस के दो चार एग्जांपल दे देता हूं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, उनके आपको जल्दी जल्दी वॉइस चेंज करनी है साथ ही साथ में। पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, ही ऑलवेज कंप्लीट्स, he always completes his work
ऑन टाइम। दूसरा देखेंगे भाई, माधव did not help his sister. माधव did not help his sister. तीसरा सेंटेंस देखेंगे भाई, the teacher will punish, the teacher will punish मुदित। टीचर जो है वो मुदित को पनिश करेंगे, मुदित टुमारो। द टीचर विल पनिश मुदित टुमारो। चौथा सेंटेंस देखेंगे, Rishu teaches us, yeah, Rishu teaches maths। और पांचवा सेंटेंस देखेंगे, he is plucking flowers in the garden। He is plucking flowers in the garden। देखो भाई, अब इनके पैसे बताएंगे जल्दी जल्दी भाई। He is plucking flowers in the garden। पहला सेंटेंस है he always completes his work on time। सब आ जाएंगे। पीएम मोदी जी चिंता मत करो, नॉमिनेटेबल वाला आ जाएगा। आ जाओ भाई। पहले का जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो देखो भाई, ये सब मैंने एक्टिव सेंटेंस लिखे हैं, पैसिव इनके बनाने हैं। नहीं चल रहा है।
मैनेजर साहब आ गए थे हमारे, उनको कुछ काम था मुझसे, तो उसके लिए 2 मिनट वो बात करने लग गए। आ जाओ भाई। देखो सबसे पहले आपको कभी भी पैसिव वॉइस बनाना है तो देखो सारा ध्यान वर्ब पे होना चाहिए। वर्ब में लिखा हुआ है कंप्लीट्स। अगर कंप्लीट्स है तो टेंस आपका कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में पैसिव बनता है इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, तो हिज वर्क को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो हिज वर्क को पहला लेटर हमेशा कैपिटल, तो हिज वर्क। अब क्योंकि हिज वर्क तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज, एम, आर में से कौन सा आ जाएगा, इज। और कंप्लीट की इज। अच्छा देखो एक चीज और देखेंगे, ये जो ऑलवेज है इसको मिस नहीं करेंगे। जो चीज हमारे एक्टिव में गिवन है वो पैसिव में जरूर होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि एक्टिव में कम चीजें लिखें और पैसिव में ज्यादा लिखें, या पैसिव में कम लिखें और एक्टिव में ज्यादा लिखें। जो चीजें एक्टिव में दी गई हैं वो चीजें हमें पैसिव में भी चाहिए। तो ये जो ऑलवेज है, ऑलवेज के बारे में आपने टेंस में सबने पढ़ा है कि ऑलवेज यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ये मैं पढ़ाता हूं हमेशा, तो ये टेंस में आप पढ़ चुके हो। तो हेल्पिंग वर्ब तो हो गई इज, तो इसके बाद में क्या लिख देंगे, ऑलवेज। क्या आ जाएगा, ऑलवेज। सो ही, हिज वर्क इज ऑलवेज। और अब आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड। अब देखो अब आपको लिखना है बाई हिम, बाई हिम। तो ये जो नॉमिनेटिव केस है, जो सब्जेक्ट है, उसको हम किस में बदल देंगे, बाई प्लस में ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां पे हम लगा देंगे कंप्लीटेड बाई हिम ऑन टाइम। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर ये बाई हिम आगे रखें ऑन टाइम से या ऑन टाइम से पीछे रखें। देखो ज्यादातर जगह आप पाओगे 90-95% जगह पे बाई हिम आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। यहां पे आप ऐसे लिख दो, हिज वर्क इज ऑलवेज कंप्लीटेड बाई हिम ऑन टाइम, तो भी ठीक है। हिज वर्क इज ऑलवेज कंप्लीटेड ऑन टाइम बाई हिम, तो भी ठीक है। दोनों तरीके से आपका ठीक है। अभी हम इस चीज पे अलग से एक कॉन्सेप्ट रखेंगे कि बाई को हमें कहां लगाना है, तो अभी उस चीज पे प्लीज फोकस ज्यादा ना करें कि बाई को आगे रखें या पीछे रखें। ठीक है भाई, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। माधव डिड नॉट हेल्प हिज सिस्टर। सबसे पहले जैसे ही सेंटेंस आपने देखा डिड नॉट हेल्प, देखते ही पता चल गया कि कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट का इंडेफिनिट। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, हिज सिस्टर। अगर हिज सिस्टर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो हिज सिस्टर आपका बन गया क्या, सब्जेक्ट, हिज सिस्टर। अब भाई पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या जाता है, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिज सिस्टर के हिसाब से वर आना चाहिए या वॉज, तो आप सभी कहोगे कि वॉज आना चाहिए सिंगुलर। अच्छा नॉट की पोजीशन भी कहां होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। तो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज, तो यहां पे आ गया नॉट, और फिर आ गई थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो हिज सिस्टर वॉज नॉट हेल्प्ड, और किसके द्वारा नहीं की गई हेल्प उसकी, बाई हिम। बस सिंपल सी बात है, बाई हिम। ठीक है, चलो भाई तीसरा देखो, द टीचर विल पनिश मुदित टुमारो। अब देखो भाई द टीचर क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, पनिश क्या है वर्ब, मुदित क्या है ऑब्जेक्ट, और टुमारो आपका एडवर्ब होता है, टाइम बता रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो मुदित है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें पैसिव बनाते टाइम इसको क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो मुदित, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो जैसे होती है वैसे आती ही है, विल हो गया। भाई विल सेल के बाद में आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो विल सेल के बाद में क्या आता है, बी ही आता है।
अगर आपको थोड़ा सा भी रेफरेंस चाहिए तो आप ये वाली जो स्लाइड है इसको देख लोगे। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कराया था, सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल प्लस में आपका V1 होता है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल प्लस में बी प्लस में थर्ड फॉर्म। तो यही तो हमने यहाँ पे भी किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, देखो एक बार, सब्जेक्ट विल सेल में से एक प्लस में बी और प्लस में आपकी थर्ड फॉर्म, पनिश की थर्ड फॉर्म होती है पनिश्ड। सो मुदित विल बी पनिश्ड, और किसके द्वारा पनिश किया जाएगा, बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। और कब पनिश किया जाएगा उस चीज को वैसे ही लिख दो, टुमारो। हम बाय द टीचर को पीछे भी लिख सकते हैं, मुदित विल बी पनिश्ड टुमारो बाय द टीचर, या फिर मुदित विल बी पनिश्ड बाय द टीचर टुमारो। दोनों तरीके से सेंटेंस चल सकता है। अच्छा, ये मैंने गलती से हिम लिख दिया है, सब्जेक्ट हिम नहीं था, माधव था भाई, ध्यान नहीं दिया है मैंने, ही सब्जेक्ट मान लिया। बाई माधव लिखेंगे ना कि हिम। हाँ, बाई माधव आएगा, हिम नहीं आएगा भाई, माधव। ठीक है, माधव आएगा। इस बात का इतना वो बड़ा बात नहीं है ये, बस वो सिली मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ध्यान नहीं दिया उस पर। आज और अगला क्वेश्चन, रिसु टीचेस मैथ्स, रिसु सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब और मैथ्स ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते टाइम मैथ्स को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। मैथ्स कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैथ्स के हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, सिंगुलर आ जाएगी। तो मैथ्स इज, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और किसके द्वारा, बाय ऋषु, ऋषु के द्वारा पढ़ाया जाता है, बात खत्म। सो मैथ्स इज टॉट बाय ऋषु। और बेटा टॉट होता है, टीच्ड नहीं होता है। यश चौधरी, मारूंगा दो थप्पड़ खींच के। ये टीच्ड क्या होता है, इतने सारे, शिल्पा गुप्ता, यश चौधरी, बेटा टॉट होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट होती है टीच की, टीच्ड नहीं होता है, टीच्ड नहीं होता है। आगे देखो, ही इज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। अब देखो भाई, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लकिंग आपकी मेन वर्ब। तो इज प्लस आईएनजी कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। फ्लावर्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इन हो गया प्रेपोजिशन, और उसका ऑब्जेक्ट हो गया द गार्डन। अब देखो गलती क्या हो सकती है कि सर इस ऑब्जेक्ट से बनाए या इस ऑब्जेक्ट से। तो भाई पैसिव जो है हम वर्ब के ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं बनाते सामान्यतः। सामान्यतः हम वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी से बनाएंगे, और वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लावर्स है, क्योंकि ये जो गार्डन है वो तो प्रेपोजिशन इनका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में फ्लावर्स को हम क्या कहां ले आएंगे, शुरुआत में सब्जेक्ट बनाने के लिए फ्लावर्स। ठीक है, अब देखो पैसिव बनाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में थर्ड फॉर्म ऐसे लगाते हैं। फ्लावर्स के हिसाब से इज एम आर में से क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे आर आएगा, तो फ्लावर्स आर प्लस में बीइंग आ जाएगा, और फिर प्लग की आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लग्ड हो जाएगा बाय किसके द्वारा, ही का, हिम हो जाएगा। और जो गार्डन वाली बात है वो वैसे की वैसे रहेगी, इन द गार्डन, इन द गार्डन। सो फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय हिम इन द गार्डन, या फिर फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड इन द गार्डन बाय हिम। बाय हिम को हम आगे और पीछे दोनों जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय हिम दोनों जगह चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इन द गार्डन बिल्कुल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस को बता रहा है कि कहां पे तोड़े जा रहे हैं फूल। हाँ भाई अयान सिन्हा बताओ क्या डाउट है, अयान सिन्हा बताओ क्या डाउट है। चलो आगे देखते हैं, फिलहाल जब तक लोग डाउट बता रहे हैं अपना, तब तक कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं।
इसका पैसिव बनाओ भाई, जल्दी जल्दी सारे लोग इसका पैसिव बनाओ जल्दी जल्दी। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, क्या बनेगा पैसिव? आर क्यों आया? पिछले क्वेश्चन को एक बार बच्चे पूछ रहे हैं कि आर क्यों आया। भाई देखो सब्जेक्ट अल्टीमेटली ये ही नहीं रहा, सब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स, और फ्लावर्स अपने आप में क्या है? प्लूरल है। भाई एक फूल तोड़ रहा है एक से ज्यादा, बहुत सारे फूल, तो फ्लावर्स आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से आर आ गया। हम हमेशा वर्ब पता है किसके हिसाब से लगाएंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। इस हिम के हिसाब से थोड़े ना लगाएंगे, ये तो पीछे चला गया। यहाँ पे सब्जेक्ट ही था तो इज आया, यहाँ पे सब्जेक्ट फ्लावर्स है तो आर आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट ऋषु था तो टीचर्स आया। अच्छा यहाँ पे माधव है, ये भी सिंगुलर है तो इज आ गया। ठीक है, अब तक आपको एक जैसा दिख रहा था तो आप एक जैसा लगा रहे थे। ठीक है, आगे देखो भाई, इसका बनाओ पैसिव। ही इज स्लीपिंग, एक बच्चा बना रहा है समवन इज बीइंग स्लेप्ट बाय हर। कहां तो इसमें हर आ गया, कहां इसमें समवन आ गया, और आप ये किस लाइन में आ गए? एक बना रहे हैं ही इज बीइंग स्लेप्ट। देखो भाई अब एक बात समझना, ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए आपका, वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पहली चीज, और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसमें ये जो स्लीप वर्ब है ये आपकी क्या है? वर्ब है। नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब कैसी बनी आपकी? इंट्रांजिटिव बोला जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब बनी। अगर ये इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो नो पैसिव आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी बना के लिख लेंगे कि पैसिव नहीं बनाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स का। अब इसका इसका बताओ, एक और सेंटेंस मैंने लिखा, चल रहा है, खत्म हो गया गैस का। वो खत्म, वो तो नहीं है। कल ये तो खत्म हो गया गैस। कल यहाँ बनाए। इसका पैसिव बनाओ भाई जल्दी से। ITO बरखा, वो तो वर्ब चेंज कर दी ना आपने। इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनका आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसका बनाओ ही इज प्लेइंग इन द पार्क। ही इज प्लेइंग इन द पार्क। जल्दी जल्दी बनाओ भाई। अब देखो भाई फिर से ध्यान देने योग्य बात,
ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है और द पार्क इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द पार्क क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। अब भाई ध्यान देंगे, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सामान्यतः प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से हम नहीं बनाते हैं। कुछ केसेस पॉसिबल है जहां पे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से पैसिव बनता है, लेकिन सामान्यतः नहीं बनाते हैं। जब जब बनता है वो मैं आगे चल के लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। सामान्यतः हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से पैसिव नहीं बनाते हैं। सामान्यतः हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से पैसिव नहीं बनाते हैं, यानी कि जनरली we do not make passive with the object of a prep लिख दिया, समझ जाना preposition लिखा हुआ शॉर्ट में लिख दिया बस, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका भी आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? नो पैसिव। इसका भी पैसिव आप नहीं बना पाओगे। नो पैसिव, ठीक है भाई। नो पैसिव इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो नो पैसिव करेक्ट है भाई। चल चल, बाई हिज टीचर कर सकते हैं अयान, और बाई द टीचर कर सकते हैं। ओरिजिनली द टीचर लिखा था तो द टीचर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं द पार्क इज बीइंग प्लेड बाय, नहीं, पार्क थोड़ी ना खेल रहा है, वो कुछ खेल रहा है, पार्क नहीं खेल रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो इस चीज का भी ध्यान देंगे कि भाई वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हम आपका पैसिव बनाते हैं, ना कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। चलो भाई, अब देखो अब थोड़ा सा आपको और उल्टा वाला सिस्टम भी बता देता हूं कि कई बार एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में आपको पैसिव दे रखा होगा, ठीक है। क्या दे देते हैं भाई? पैसिव, और पैसिव से आपको एक्टिव में जाना पड़ता है। तो मैं 2-4 एग्जांपल इसके भी करा देता हूं। फिर कल हम क्या करेंगे, एक लगभग 60-70 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो होंगे, जितना आप तक पढ़ाया है उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर थोड़े से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे चलेंगे। अभी बेसिक कराया मैंने, फिर थोड़े से ठीक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, बट पहले ये जो बेसिक पार्ट है ये क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। मैंने लिखा द वर्क वॉज डन बाय रूपम। दूसरा मैंने लिखा द मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। चलो भाई कन्वर्ट करो एक्टिव में इनको जल्दी जल्दी। द बुक is being read by Sarika।
द गेम विल बी प्लेड बाय देम। करो भाई चेंज, जल्दी जल्दी करो चेंज। देखो भाई वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ गए होंगे कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट है तो देखो रूपम को सब्जेक्ट बना देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है तो डिड आ जाएगा। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। ठीक है, उसके बाद में और द वर्क आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रूपम डिड द वर्क, आंसर करेक्ट हो गया। आगे, द मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। हैज बीन आपका कौन सा टेंस बना रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज आपका भाई प्रेजेंट को दिखा रहा है, बीन आपका परफेक्ट को दिखा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब बाई के आगे क्या रखा है? मी। मी को किस में बदल देंगे? ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है? नॉमिनेटिव केस में। तो आई, आई के हिसाब से हैज आएगा या हैव आएगा? तो आप कहोगे सर आई के हिसाब से हैव आएगा। सो आई हैव बीन वॉच्ड। ये तो थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म वॉच्ड की क्या होती है? वॉच्ड ही रह जाएगी। तो आई हैव वॉच्ड। क्या वॉच किया है? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ये वाला जो सब्जेक्ट था ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। आई हैव वॉच्ड द मूवी। आई हैव वॉच्ड द मूवी। देखो भाई नेक्स्ट, द बुक इज बीइंग रेड बाय सारिका। सबसे पहले आपने देखा इज बीइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज बीइंग का सीधे सीधे मतलब क्या हो गया भाई? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो सारिका को सब्जेक्ट बनाया। सारिका के हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज प्लस में आईएनजी फॉर्म, तो इज रीडिंग। सारिका इज रीडिंग। और क्या रीड कर रही है? जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में द बुक। सारिका इज रीडिंग द बुक। नेक्स्ट देखो, द गेम विल बी प्लेड बाय देम। सब्जेक्ट क्या था? देम को बना देंगे सब्जेक्ट, तो देम क्या बदलता है? दे बन जाएगा। ठीक है, देम को हम दे में चेंज कर देंगे। उसके अलावा देखेंगे भाई द गेम उधर चला जाएगा। विल बी प्लेड है तो फ्यूचर का इंडेफिनिट दिख रहा है, फ्यूचर है, और बी है और प्लेड है तो फ्यूचर के इंडेफिनिट का पैसिव है, तो एक्टिव बनाते टाइम दे विल प्ले हो जाएगा। और क्या खेलेंगे वो? ऑब्जेक्ट, तो द गेम। दे विल प्ले द गेम। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बेसिक बेसिक पार्ट मैंने आज करा दिया है। कल आपको लगभग एक 60 क्वेश्चन के करीब की मतलब एक एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे। क्या होता है कि अगर मैं अब देखो क्योंकि प्रैक्टिस करानी है, मैं इतने सारे एग्जांपल लिखूं फिर उनको कराएं तो क्लास में मुश्किल से 30 क्वेश्चन हो पाएंगे। लेकिन अगर वही पीपीटी के फॉर्म में होंगे तो आपके 60-70 क्वेश्चन एक क्लास में हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। और मैं चाहता हूं कि पहले ही दिन से हम एग्जाम ओरिएंटेड करें, यानी कि शुरुआत में तो हम कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रखेंगे जहां पे ब्लैंक स्पेस दी गई होगी, आपको पैसिव बना के रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ब्लैंक स्पेस नहीं होगी, जिनमें ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो उनमें आपको फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो आज के लिए हम रखेंगे सिर्फ इतना ही, क्योंकि अभी इन और क्वेश्चन कराता रहूंगा कोई लॉजिक नहीं है। कल की क्लास में करेंगे भाई इससे आगे। कल नहीं होगी क्लास भाई, हाँ कल 2 बजे तो क्लास नहीं होगी, ये तो श्योर है। कल है विक्रम सर का बर्थडे, तो मॉर्निंग में ही ऑफलाइन में बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर रखा है, आर्टी वार्टी है, भंडारा है, तो क्लास किस टाइम होगी? कल तो क्लास पॉसिबल नहीं है, परसों क्लास होगी, सैटरडे को क्लास ले लेंगे आपकी बार। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए सिर्फ रखेंगे इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
थोड़ा दिमाग छाट गया कहता है क्या हो भाई ना पूछने आता है कैसे खत्म हो गए रे बबुआ